फर्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको आज की वीडियो में जो भेजने जा रहा हूँ वो है जो एनसीईआरटी की कुछ एक इंफॉर्मेशन या इवन आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो करते हैं, लेकिन अ, उनमें से कुछ चीजों को आप इग्नोर करते हैं। फॉर्मूले वाली चीज मीन्स फॉर्मूले, डेटा, इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ और आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे एक हुआ कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में याद करते हैं कि माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एटेड डिस्टेंस 2L, एटेड डिस्टेंस x from it, electric field E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2p by x cube, है ना, into what 2p by x cube। तो बच्चों ये रिजल्ट है ना, आप ये रिजल्ट करते हैं जबकि L इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट x, और डाइपोल में एक्सेस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप पॉजिटिव चार्ज वाली साइड में लें और चाहे आप नेगेटिव चार्ज वाली साइड में लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पी के पैरेलल हो। लेकिन ये केवल इस कंडीशन में है। अब यानी कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे देखें कि जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आपको चाहिए क्या कि जो इसका प्रीवियस स्टेप है, जबकि आपने उसे इग्नोर किया था, तो आप याद रखोगे वो जो फॉर्मूला है इसका प्रीवियस स्टेप इट इज दिस कि E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। यस क्लियर ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, मतलब इसका जो प्रीवियस स्टेप है 1/4 पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपका रिजल्ट तभी मैच करेगा। जैसे किसी केस में उन्होंने जो डिस्टेंस एक्स ली है वो सपोज 5L है, वो सपोज 10L है, तो फिर उस केस में एल एक्स के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, और जब आप ये रिजल्ट अप्लाई करोगे तो करेक्ट आएगा, राइट। सिमिलरली जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगी इसी डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन वही 2L, और अब आपने एक्स डिस्टेंस दी ली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आपको याद होगा दैट इज E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू p अपॉन एक्स क्यूब। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड P के एंटी पैरेलल होती है। सब जैसे यहाँ पे P इस ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगी, तो आप इसे माइनस कर दो, पिक्चर फॉर्म में कर दो, राइट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस और यहाँ पे माइनस p बाई एक्स क्यूब, लेकिन ये भी तभी आता है जबकि x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू है। अब अगर किसी केस में x इज नॉट वेरी लार्ज कंपेयर टू L, तो इसका जो प्रीवियस स्टेप है वो याद करना जरूरी है, दैट इज नॉट E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो आएगा आपका दिस विल बी इक्वल टू माइनस p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/, राइट। स्टूडेंट्स को इसमें फर्क है, मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों के प्रीवियस स्टेप वाले फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एंटी पैरेलल। दिस क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स इसमें कि अगर आपको ई किसी आर्बिटरी पॉइंट पे चाहिए तो माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहां से ये डिस्टेंस 2L, आपको चाहिए एक्स डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड या आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। तो ये रिजल्ट आपको याद होगा कि E इक्वल्स टू P इंटू P स्क्वायर रूट ऑफ सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये रिजल्ट आपको याद होगा, है ना। दिस व्हाट P इंटू सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट आर क्यूब, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस रिजल्ट को मैंने देखा एग्जामिनर ने एक दो बार इस तरीके से यूज किया कि रिजल्ट आया कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे P इस ओर होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू P, तो P का एक कंपोनेंट इस ओर आ जाएगा P cos थीटा, और P का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा P sin थीटा।
ध्यान से समझना, पी का कंपोनेंट इस ओर पी कॉस थीटा और पी का कंपोनेंट इस ओर आ गया पी साइन थीटा। अब आपके पास दो डाइपोल हो गए, पी कॉस थीटा डाइपोल के लिए ज्यादा पॉइंट एक्सेस वाला पॉइंट है, तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस ओर आ रहेगी, और जो पी साइन थीटा डाइपोल के लिए ज्यादा पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल आएगी E2 इस ओर। अब आप E1 और E2 की वैल्यू आप पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के टर्म से डाल दोगे। अच्छा, यहाँ पे आपको जो फाइनली ऐसे केस में जो रिजल्ट यूज होगा वो वही यूज होगा जिसमें कि आर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू पी, तो उसमें आपको प्रीवियस स्टेप वाले की जरूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट आर क्यूब, और E2 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट आर क्यूब। जैसे उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे यूज किया, मैंने देखा किसी ईयर में कि अब आपका जो है ना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, इसका भी एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, और एक कंपोनेंट E1 का पॉजिटिव एक्स में और एक कंपोनेंट E2 का नेगेटिव एक्स में होगा। फिर इसे उन्होंने बोला कि एट व्हाट एंगल थीटा द E विल बी along the y axis। इसका मतलब कि आपको इसका पॉजिटिव एक्स वाला कंपोनेंट इसके नेगेटिव एक्स वाले कंपोनेंट के करना होगा, इक्वल करना होगा। इज क्लियर? नाउ सी, इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ही होता है ना। तो जो एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -q + q बाई 2l, और सेंटर से x डिस्टेंस दूर, तो ये पोटेंशियल B जो यहाँ पे होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन x स्क्वायर इनटू व्हाट p अपॉन x स्क्वायर। ये तब है जबकि l इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट x। तो एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप पॉजिटिव साइड वाले में ले रहे हैं पोटेंशियल कहीं पे, पॉजिटिव चार्ज की साइड वाले पॉइंट पे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज वाली साइड में लेंगे तो नेगेटिव होगा। लेकिन इसका प्रीवियस स्टेप, जो प्रीवियस स्टेप में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट विल इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो अगर कभी प्रीवियस स्टेप यूज होना हो तो इस वाले से करना, फिर जब n इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू x, तो फिर आपका इस वाले फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस क्लियर स्टूडेंट्स? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको किसी एंगल थीटा पे लेना हो तो आप p के दो कंपोनेंट्स कर लोगे, पी का एक कंपोनेंट थीटा एंगल के लॉन्ग पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट पी के परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा के ड्यू टू पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, और पी कॉस थीटा के ड्यू टू वाला फॉर्मूला आ जाएगा, बस पी की जगह पी कॉस थीटा आ जाएगा। राइट, तो ये था स्टूडेंट्स जो है डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब जो यूजुअल से रिजल्ट्स है, टॉर्क का हो गया, वर्क का कैलकुलेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं जिन रिजल्ट्स में कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी स्पेशल था, अब एक देखिए कि एक दो बार मैंने क्वेश्चन कोरोना डिस्चार्ज पे बेस्ड आया है। कोरोना डिस्चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपके पास एक कंडक्टर है आर्बिट्ररी शेप में, अब आपको बोला गया कि कंडक्टर है आर्बिट्ररी शेप में, तो इसमें पहली चीज आपने इसे कुछ चार्ज दिया हुआ है। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इसका सेम होगा, है ना, पोटेंशियल विल बी सेम। तो अब आप देखें कि हम बोलते ये हैं कि जो शब्द से शार्प एंड है, मतलब जो ब्लंट का उल्टा है शार्प एंड है, वहां से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी चार्ज के लीकेज होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। मैं जल्दी से इस पॉइंट को रिलेट करके बताता हूँ। पोटेंशियल V होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। अगर किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, मैं इसे r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यह आ गया V प्लस 2 q/4 पाई r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, q/4 पाई r स्क्वायर, सो दैट इज E इनटू r डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। और पोटेंशियल हर एक पॉइंट का कांस्टेंट सेम होगा, तो मैंने इसे कांस्टेंट कर दिया। दैट मींस की इलेक्ट्रिक फील्ड E बिकम्स व्हाट, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जो पॉइंट सबसे ज्यादा शार्प होगा उस पॉइंट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शार्प पॉइंट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी कम होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और कंडक्टर के जिन पॉइंट्स के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, वहां से एटमॉस्फेयर में चार्ज के लीकेज के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, है ना। दैट आई हैड एक्सप्लेन यू कि कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स और एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करती है और कोरोना डिस्चार्ज होता है। नाउ सी द नेक्स्ट रिजल्ट इज कि आपको
जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन है, RT इलेक्ट्रिक करंट में RT को R नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू 1 टी। तो बच्चों इसमें ये ध्यान रखना आपको कि जैसे मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कर दोगे, RT2 इज इक्वल टू RT1 जो भी टेम्परेचर है 1 प्लस एल्फा इंटू T2 माइनस T1 टू दी दिस क्लियर। ये हो गया आपका RT2। तो अगर टेम्परेचर इनिशियल वाला 0 नहीं तो इससे निकाल लोगे तो दिस और अल्फा क्या है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स आपको Vd की वैल्यू याद रखनी है। गिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू स्मॉल e इनटू e अपॉन मास m इनटू टाउ। यहाँ पे टाउ क्या है, रिलेशन टाइम है। करंट I इज इक्वल टू n e a Vd, ये रिलेशन भी याद रखना है। और I अपॉन a क्या होता है, करंट डेंसिटी। I अपॉन a जो होता है दैट इज व्हाट करंट डेंसिटी, दैट इज व्हाट J। और साथ में कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाउ। तो आप ठीक से देखेंगे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है R इक्वल्स टू m अपॉन एनी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाउ में, तो m और e सारे मेटेरियल्स के लिए सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन n की वैल्यू डिफरेंट मेटेरियल्स के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। मींस की n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम, तो डिफरेंट मेटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी डिफरेंट मेटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगा। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो एक कंडक्टर में, तो क्या होता है कि जनरली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता कंडक्टर में। फिर क्या होता है, टाउ की वैल्यू क्या हो जाती है, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। राइट। और साथ में एक कंडीशन आप ये भी याद रखना, J इक्वल्स टू करंट डेंसिटी J इक्वल्स E अपॉन रो। रो इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। J इक्वल्स व्हाट, E अपॉन रो, एंड रो इज व्हाट, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो आपको इस इक्वेशन को भी याद रखना है। और साथ में जो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, वो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से है कि रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, वैसा ही रिलेशन है यहाँ पे कि जो रेजिस्टिविटी रो है दैट इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू T2 माइनस T1। मतलब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली T2 ले लिया। अगर T1 0 हो तो आप यहाँ पे T1 के लिए 0 डाल दोगे, फिर सीधे 1 प्लस एल्फा T2 आ जाएगा। ये रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, इट इज फॉर द कंडक्टर्स। अब एक ही देखो, कंडक्टर्स में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो ये ग्राफ स्टार्टिंग में ऐसा आएगा कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही, और कुछ टेम्परेचर के बाद रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, और इनिशियली टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वेरिएशन लीनियर है। अच्छा, ये कंडक्टर्स के लिए था, ये था कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में रो और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। मींस जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। और एलॉयज में जो होगा, एलॉयज में रिलेशन ऐसा होगा कि इनिशियली जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री केल्विन है, ये सारे टेम्परेचर्स केल्विन में है। अच्छा, 0 केल्विन पे भी क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल नॉट बी 0, ये कहीं से स्टार्ट होगी। तो इनमें आप एक चीज देखोगे कि ध्यान रखना, ये या नोट कर लोगे, रेजिस्टिविटी एलॉयज की मेटल से या कंडक्टर से ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी। लेकिन उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स के कंपैरिजन में लो होता है। यानी कि टेम्परेचर साफ एलॉयज की रेजिस्टिविटी में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन होती उसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। राइट। अब इसके बाद आपको कि आप जो ना कि फ्यूज वायर के लिए क्या प्रॉपर्टीज नीडेड है। फ्यूज वायर के लिए प्रॉपर्टीज नीडेड है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उस मेटेरियल का लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी। और जो हीटिंग फिलामेंट है उसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। फ्यूज वायर के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, और जो वो है क्या है, हीटिंग फिलामेंट, उसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। राइट। फिर इसके बाद बच्चों आप आ जाओ मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में आपको एक रिलेशन याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन 2m। राइट। ये किसी भी केस में, जैसे इलेक्ट्रॉन
एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, उसके लिए भी वैल्यू है। एंगुलर मोमेंटम का निकालना जनरली आपको आसान है, जैसे एटॉमिक फिजिक्स में तो खास तौर से आसान है। एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होगा, nh/2 पाई। अगर आपको किसी ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट m निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो E/2m उसका रेशियो होगा और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डाल दोगे nh/2 पाई, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट m आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे मान के आपसे बोला कि एक रिंग है और रिंग में चार्ज q है, रिंग में क्या है, चार्ज q है, और वो रिंग ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगा? तो आपको पता है कि जब ये ओमेगा से रोटेट करा तो इसका इक्विवेलेंट करंट होगा चार्ज q इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मीन ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा अपॉन 2 पाई ये आ गया इक्विवेलेंट करंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर, आई इंटू ए, दैट मीन द मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे आसान था, यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज रेडियस सेंटर से कहां से r डिस्टेंस दूर था, आपने सीधे निकाली। लेकिन मान लो यही चार्ज एक डिस्क में होता, डिस्क में चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता पूरी डिस्क में, ठीक है ना? तो अब इसका देखो ओमेगा से रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम निकालना आसान है, आई ओमेगा, ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पे अदरवाइज इंटीग्रेशन से करना पड़ता, तो अब इस फॉर्मूले से कर लोगे, मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू चार्ज q अपॉन 2m। एक रॉड में अगर चार्ज q दे रहा था और l लेंथ है रॉड की और वो ओमेगा स्पीड से रोटेट करे, तभी आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ता। सो इंटीग्रेशन से बचने के लिए क्या करोगे आप, उसका एक एंड के अबाउट रोटेट करी, एक एंड के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, आई ओमेगा 1/3 ml² इंटू ओमेगा, और ऊपर एम आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, उससे क्या होगा, आप मैग्नेटिक मोमेंट एम कैलकुलेट करोगे। फिर बच्चों है करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर। तो जो गैलोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है, वो की करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, इट इज थीटा ओवर आई, थीटा ओवर आई। तो थीटा ओवर आई की वैल्यू आती है आपकी NAB/K, थीटा ओवर आई। करंट सेंसिटिविटी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट्स वैल्यू विल बी NAB/K। अब देखो करंट सेंसिटिविटी तो याद रखनी पड़ेगी, डिफ्लेक्शन फॉर द यूनिट एम्पियर करंट। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं होता तो आपको याद होगा, टॉर्क लगता है NIAB, टॉर्क कितना लगता है NIAB। जब फील्ड रेडियल होती तो हम साइन थीटा नहीं लेते, थीटा 90 डिग्री होता है, NIAB डायरेक्ट प्लस व्हाट, K थीटा। तो आप इससे वैल्यू निकालोगे थीटा अपॉन आई की, सो दैट विल बिकम व्हाट, NAB अपॉन K। और K जो स्प्रिंग लगी होती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, टॉरिशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसे। तो दिस व्हाट करंट सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी हो मूविंग कॉइल गैलोमीटर की, तो उसमें नीचे K के थीटा I इंटू R कर दोगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, थीटा ओवर V, सो दैट विल बी NAB अपॉन AR आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और फिगर ऑफ मेरिट नोट कर लोगे, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है एक गैलोमीटर का, फिगर ऑफ मेरिट करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल होता है। जो फिगर ऑफ मेरिट है दैट इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद फिर बच्चों आप उसमें देखोगे कि जो रिजल्ट्स हैं मैग्नेटिज्म के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैसे इक्विवेलेंट है। आप देखो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे इसका इक्विवेलेंट V0/4 किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं P डाइपोल मोमेंट, वहां पे इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, M आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग जो ऐसे ही जैसे एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेट में, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट M पता है तो आप बस इन पैरामीटर्स को रिप्लेस करते जाओगे। एक्सिस के अराउंड मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इन पैरामीटर्स को रिप्लेस करके क्या आप निकाल लोगे। टॉर्क के केस में टॉर्क वहां पे P क्रॉस E, यहाँ पे क्या होगा M क्रॉस B। वहां पे पोटेंशियल जी माइनस P डॉट E, यहाँ पे पोटेंशियल जी माइनस ऑफ M डॉट B। और ये केवल मैग्नेट के लिए नहीं, कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट हो, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट हो, जैसे करंट कैरिंग वायर रूट इज आल्सो व्हाट, इट्स ए मैग्नेटिक मोमेंट। उन सब के लिए आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये रिजल्ट्स आप निकाल सकते हो। और अगर एक मैग्नेट जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में ऑसिलेट करती है, तो उसका टाइम पीरियड विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई ओवर एम बी। आई मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम पीरियड होगा एक मैग्नेट का जब वो मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगी, राइट? अब देखो वैसे तो ये बोले कि मैग्नेटिक प्रॉपर्ट जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो उसमें नहीं मेंशन है एनटीए के सिलेबस में, बट सिलेबस में मेंशन ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका यूज जो है दोनों में है। इसका यूज उसमें भी है जैसे एक ईएमआई में, कि जब एक
ट्रेन जा रही है तो उसकी एक्सिल के क्रॉस कितना ईएमएफ डेवलप होगा। जब ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी एक्सिल के क्रॉस ईएमएफ होगा, बीवीएल से निकालोगे। बी यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, बी ई साइन थीटा, थीटा एंगल ऑफ डिप है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है। तो बी ई साइन थीटा इंटू वी इंटू एल, ये ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में आ रही उसकी एक्सिल के अराउंड कितना ईएमएफ आएगा। और जब एक एरोप्लेन का लैंडिंग होगा या टेक ऑफ होगा, हम उसकी वेलोसिटी को क्वेश्चंस में वर्टिकली लेते हैं तो वहां पे आएगा बीवीएल। अब बीवीएल में बी जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी ई cos थीटा इंटू वी इंटू एल। बस यहाँ पे जरूरी है तीनों चीजें बीवीएल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि नॉर्थ साउथ में होती है तो एरोप्लेन के विंग्स जो कि वहां पे लेंथ एल है वो क्या होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट में डायरेक्टेड होंगे तभी होगा। अदरवाइज एरोप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के ड्यूरिंग अगर उसके विंग्स नॉर्थ साउथ में है, ईएमएफ जीरो डेवलप होगा। अब यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक और चीज हो जाती है कि जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर है और साउथ जियोग्राफिकल साउथ की ओर है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे आएगी तो आप देखोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा, ये दोनों फील्ड्स इक्वल हो सकती हैं। अगर मैग्नेट का की जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो रहेगी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू व्हाट एम अपॉन आर क्यूब। और अगर वो अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी ई cos थीटा के इक्वल हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट जहां पे नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। तो जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर है तो न्यूट्रल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल की ओर है तो इसकी मैग्नेट फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी ना लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब देखो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जगह तो दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, देयर बी नो कैंसिलेशन। यहाँ पे कहीं पे कैंसिलेशन आएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट जब मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ की ओर है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा मैग्नेट के। और उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो मी नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब इंटू और बी ई cos थीटा। अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही कैंसिल करेगा, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें है आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन मी नॉट, बी नॉट अपॉन मी नॉट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो भी, जैसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उनमें केवल एक यूनिट का फर्क है कि यहाँ पे एच इक्वल नॉट बी नॉट अपॉन वी नॉट, इससे आपको एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ रही। फिर एक टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई से डिनोट करते हैं, दैट इज व्हाट एम ओवर वी। सो दिस इज व्हाट, जब आप एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, पैरामैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक में सब में आपको पता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आप देखो कि बी की वैल्यू जो होगी बी नॉट प्लस मी नॉट आई हो जाएगा। जैसे जब आपने एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड थी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी नॉट प्लस मी नॉट आई आ जाएगा। आई इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर आप वी नॉट को रिप्लेस कर दो मी नॉट इंटू एच से और ये मी नॉट इंटू आई आ गया, सो बी की वैल्यू आपकी आ गई मी नॉट इंटू एच प्लस आई। ये बिल्कुल एंड में मैं बता रहा हूँ कि बच्चे से भूल जाते हैं, इतना ज्यादा इसकी यूटिलिटी भी नहीं होती है। तो बी की वैल्यू होगी सब्सटेंस के अंदर दैट में मी नॉट इंटू एच प्लस आई होगी, दिस क्लियर ना। और जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, दिस इज ससेप्टेबिलिटी is equals to I over H, I over H।
तो अगर आप इसे लॉजिकली समझोगे आई ओवर एच को, तो दिस इज व्हाट एच क्या हुई, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपने अप्लाई की, और आई क्या हुआ, उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ, इज दैट क्लियर? सो आई ओवर एच दैट मींस की यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करने से उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट ससेप्टिबिलिटी। तो दैट मींस की जिसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती होगी वो ज्यादा ससेप्टेबल है, उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई होती होगी। दिस क्लियर ना? नाउ सी, इसके बाद फिर आपका जो फर्दर इसमें रिलेशन है दिस इज की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक मेटल की होती है दैट इज बी अपॉन एच, राइट? और जो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, म्यू आर की वैल्यू होगी म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू अपॉन व्हाट? म्यू अपॉन म्यू नॉट। जो रिलेटिव परमेबिलिटी, जैसे एक मेटल की कुछ परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी को जब आप म्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आ रहेगी। आप रिलेटिव परमेबिलिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डायरेक्टली कांस्टेंट के की तरह देख ट्रीट कर सकते हो, एप्सिलॉन को उसके मेटेरियल की परमेबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट? नाउ सी, जो रिलेशन आपका आया इस वाले रिलेशन से देखोगे कि ये हो गया आपका, जैसे मैं यहाँ पे अगर मान के इस वाले रिलेशन में से मैं एच को कॉमन ले लूं, ठीक है ना? तो ये आप देखोगे इस रिलेशन से कन्वर्ट होकर के क्या आ जाएगा, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इस रिलेशन से कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट into 1 plus susceptibility. ये relation important है. So mu upon mu naught is equal to 1 plus susceptibility, और mu upon mu naught is what? Mu r. So that means कि ये जो तीन रिलेशन मैंने लिखे, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन्हें याद रखोगे। Yes, clear ना? Mu equals to mu naught into 1 plus susceptibility, mu upon mu naught equals to 1 plus susceptibility, और mu upon mu naught के लिए mu r होती है, so mu r equals to what? 1 plus susceptibility. इज दैट क्लियर? और इस रिलेशन को जब आप डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए याद करते हो कि क्या परमेबिलिटी होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, तो उसमें भी ये काम आता है। मैं उसके लिए आपको बताता हूँ, ये आप चार्ट याद रखोगे कि डायमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले की ससेप्टिबिलिटी जो होगी ये लेस देन जीरो बट ग्रेटर देन -1 है, ठीक है ना? और जो यहाँ पे इसके लिए ससेप्टिबिलिटी होगी होगी पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक के लिए, लेकिन काफी छोटी, मैंने एप्सिलॉन से नोट की, काफी छोटी, और ये जीरो से बड़ी होगी। और फेरोमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ये बहुत बड़ी होगी, इट विल बी मच मच ग्रेटर देन जीरो। ये बहुत मच मच ग्रेटर देन वन, रादर कहना चाहिए मच मच ग्रेटर देन व्हाट? 1, राइट? और जो स्टूडेंट्स म्यू आर है, म्यू आर डायमेट्रिक मेटेरियल के लिए क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। म्यू आर इसके लिए क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1। और इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी, इसके लिए जो म्यू आर होगा, म्यू आर दैट विल बी, म्यू आर विल बी मच मच ग्रेटर देन 1 होगा। और जो स्टूडेंट्स म्यू की वैल्यू है, म्यू यहाँ पे लेस देन म्यू नॉट होगा, यहाँ पे म्यू जो होगा वो ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, और यहाँ पे जो म्यू होगा दैट बी मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, दैट बी व्हाट? मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा। मैं एक बार इसे आपको एक्सप्लेन कर दूं सो दैट कि आपको अब बिल्कुल एनी टाइम पे मगअप ना करना पड़े। आप देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, मतलब उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेटिक फील्ड डाली है उसी डायरेक्शन में होगी और थोड़ी सी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? जब थोड़ी सी ज्यादा होगी तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप लिखते क्या हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू म्यू इंटू म्यू नॉट, म्यू इंटू म्यू आर, म्यू इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू व्हाट? एन इंटू आई। ये लिखते हो ना? जैसे वैक्यूम में हो तो मी नॉट इंटू एन आई, और अगर मीडियम है तो मी नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगी वो पहले से बी नॉट एन आई से थोड़ी सी ज्यादा होगी, यानी म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी।
एक से बड़ी होगी तभी तो बी की वैल्यू जो वैक्यूम में होती उससे होती, तो एक से बड़ी होगी, तो जो म्यू आर की वैल्यू है यहाँ पे 1 प्लस एक से थोड़ी सी बड़ी होगी, राइट। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती, तो एक से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई की, मतलब जिस ओर आपने फील्ड अप्लाई की रहेगी उसी डायरेक्शन में, लेकिन उससे कुछ कम होगी। तो म्यू आर की वैल्यू जब एक से कम होगी, यहाँ पे एक से कम है, राइट, पॉजिटिव लिखोगे, बट क्या होगा, एक से कम होगा। अब जो मैंने आपको रिलेशन अभी बताया था कि म्यू आर इक्वल्स 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर इक्वल्स 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो उस रिलेशन से जब देखोगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, छोटी सी पॉजिटिव, इसकी ससेप्टिबिलिटी छोटी सी नेगेटिव, और इसकी ससेप्टिबिलिटी एक से बहुत बड़ी होगी। और ऑब्वियसली इन रिलेशन से पता लगे म्यू यहाँ पे मी नॉट से छोटा है, म्यू होगा मी नॉट से छोटा होगा, इसी टर्म को मी नॉट इंटू म्यू आर को कंबाइन तो आप म्यू बोलते हो, ये एक से छोटा होगा, इसके लिए म्यू मी नॉट से बड़ा होगा, और इसके लिए म्यू क्या होगा, मी नॉट से बहुत बड़ा होगा। ये रिलेशंस कई बार बच्चों पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्लियर ना। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आपको ये कि स्टील और उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क, उसके बेस्ड कि कौन सा मेटेरियल कहाँ पे हम यूज करते हुए आना चाहिए, स्टील और सॉफ्ट आयरन। तो इसमें जो स्टील और सॉफ्ट आयरन में है, आपको ध्यान ये रखना है कि स्टील का जो होगा, आप नोट करोगे, जो रिटेंटिविटी है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी भी ज्यादा होगी, और सॉफ्ट आयरन ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी होगा, रिटेंटिविटी भी ज्यादा होगी। और उसका आप रिटेंटिविटी का मतलब तो समझते हो ना, लुक एट दिस, जैसे बोलोगे कि एक मेटेरियल में आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब अप्लाई की, तो इसके अंदर जो, आई एम सॉरी ये यहां आएगा, जब आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई की तो इसमें मैग्नेटाइजेशन आया आई, तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आएगा, जिसका सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आ गया। फिर जब आप एच की वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज कराओगे, जो फील्ड आपने अप्लाई करके मैग्नेटाइज करा रहे थे उस फील्ड को आप रिड्यूस करोगे, तो फिर भी क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा बचा रह जाएगा, जितना बचा रह जाएगा उसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दिया, तो जितना मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और जब आपको इस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, जब आपको इसे डीमैग्नेटाइज करना, तो फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, तो जितनी अपोजिट डायरेक्शन फील्ड के लिए जीरो हो पाएगा उसे बोलते हैं कोअर्सिविटी, इज कॉल्ड कोअर्सिविटी, राइट। अब मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ कंपेयर कर रहा हूं। सॉफ्ट आयरन के लिए क्या होगा, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगा, और रिटेंटिविटी भी ज्यादा होगी कंपेयर टू स्टील। स्टील में दोनों चीजें कम होंगी, लेकिन स्टील का जो कोर्सिविटी है स्टील की हाई होगी। मतलब स्टील को मैग्नेटाइज कराना भी टफ है और डीमैग्नेटाइज कराना भी टफ है। जहां पे आपको परमानेंट मैग्नेट चाहिए, जहां पे बार बार मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, परमानेंट मैग्नेट के लिए आप स्टील प्रेफर करोगे। और जहां पे बार बार मैग्नेट भी मैग्नेटाइज कराना तो पड़ता है और उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, वहां पे आप सॉफ्ट आयरन होगी। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में एक बार करंट एक डायरेक्शन में तो मैग्नेटाइजेशन एक डायरेक्शन में, फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। साथ में आपको क्यूरी लॉ याद रखना है, कि जो क्यूरी लॉ है दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्यूरी लॉ है। इसमें की ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C into mu naught upon capital T. C is the Curie constant. Exactly, ये रिलेशन है ससेप्टिबिलिटी का और टेम्परेचर का। अच्छा, यही रिलेशन जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए करोगे, तो ये रिलेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC। ध्यान से देखोगे, कोई जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाओगे तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो पैरामैग्नेटिक फेज में आ जाएगा तब ये रिलेशन ससेप्टिबिलिटी के लिए वैलिड होगा। इसके लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब वो पैरामैग्नेटिक फेज में आ गया है, टीसी इज कॉल्ड द जो टीसी इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्यूरी टेम्परेचर इज व्हाट, जिस टेम्परेचर के ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा, इट इज दैट टेम्परेचर।
अच्छा, एक चीज और, जो मैंने अभी ये ग्राफ बताया था, इस ग्राफ में आप देखोगे सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया कम है। सॉफ्ट आयरन की जो इसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया है कम होता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन को आप इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, और हार्ड आयरन के लिए यानी स्टील के लिए ये एरिया बड़ा होगा, क्योंकि उसे आपको मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में क्या होगा, मुश्किल होगी, मतलब दैट विल बी डिफिकल्ट, राइट। स्टूडेंट्स, अब एक मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। जैसे आपने पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यहाँ पे एक स्टेप आप ट्रांसफार्मर लगेगा, और यहाँ पे टाउन में आपको यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। इसके पैरामीटर्स को मैं एक बिल्कुल एक्जैक्टली पैरामीटर्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। राइट, ये स्टेप डाउन है टाउन में, और पावर हाउस के पास में होगा, दैट विल बी व्हाट, स्टेप अप। अब ये बोला गया कि इस टाउन को 220 वोल्ट्स पे 4000 किलोवाट पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और साथ में रखा जो केबल्स हैं रास्ते के, इनका रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर है, एक साइड की केबल का 0.5 ओम पर किलोमीटर है, दिस क्लियर। और ये बोलोगे कि यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, ये है इसका रेटिंग है, इसकी जो रेटिंग है इसकी, यहाँ में सॉरी 800 किलोवाट पावर चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमें चाहिए 800 किलोवाट पावर टाउन को चाहिए 220 वोल्ट्स पे। और उन्होंने आपसे ये बोला हुआ है कि इसकी रेटिंग है 4000, इस ट्रांसफार्मर की 4000 इसका वोल्ट्स इनपुट है, राइट। और इसका आउटपुट है 220 वोल्ट्स। इसका आउटपुट कितना हो, 220 वोल्ट्स। ऐसे केसेस में वो लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर कितना होगा, 800 किलोवाट, क्योंकि 800 किलोवाट इसका आउटपुट है। जस्ट क्लियर ना, इसका 800 किलोवाट आउटपुट है, तो 800 किलोवाट इसका इनपुट भी होगा। तो इसकी प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगी दैट विल बी 800 इंटू 10 पॉट शीट, जो कि किलोवाट है, और पी को वी आई, सो दैट इज 4000 इंटू आई, तो इससे आई की वैल्यू आ गई 200 एम्पियर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे इन केबल्स में जो करंट होगी दैट विल बी व्हाट, इट बी 200 एम्पियर्स। अब अगर इन केबल्स में 200 एम्पियर्स करंट है, और इन केबल्स का रेजिस्टेंस कितना हुआ, बोला कि ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, ये उन्होंने बोला डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो इनका जाने वाली और आने वाली केबल का जो रेजिस्टेंस हो गया दैट बिकम्स 0.5 इंटू 15 इंटू 2, सो दैट बिकम्स ऑफ, ये आपका आ गया 15 ओम्स आ गया। ध्यान से देखना एक एक कैलकुलेशन, वो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आप कैलकुलेशंस पे ध्यान दोगे। तो इन केबल्स में करंट है 200 एम्पियर्स, और इसका केबल्स का रेजिस्टेंस 15 ओम्स। तो इसमें जो पावर का लॉस होगा, पावर का लॉस हो गया पी लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर, 200 का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज ऑफ 15 ओम्स। तो ये पावर का लॉस जो आ गया दैट बिकम्स 600 किलोवाट आ गया। इसका मतलब कि पावर हाउस से पावर कितनी सप्लाई करनी चाहिए थी, यहाँ पे पावर होनी चाहिए थी 1400 किलोवाट। आप समझ गए, तो आपने 1400 किलोवाट पावर सप्लाई की, तो 600 किलोवाट का ये लाइन केबल में लॉस हो गया, और 800 किलोवाट वहां पे क्या हो गया, पावर मिल गई। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे इस जगह इसका आउटपुट कितना होगा, 7000 वोल्ट्स। 7000 वोल्ट्स कैसे, यहाँ पे 4000 वोल्ट्स है, इसका इनपुट कितना है 4000 वोल्ट्स, हमने निकाला ना यहाँ पे, इसका इनपुट था 4000 वोल्ट जो कि आपको दे रखा था, राइट। और लाइन केबल में वोल्टेज का लॉस कितना हो गया, आई इंटू आर। तो आई इंटू आर का मतलब हो गया, आर है आपका कितना, आर हो गया 15 ओम्स, और आई है 200 एम्पियर, तो दैट मीन्स व्हाट की 3000 वोल्ट्स का लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा दैट मीन व्हाट, 7000 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर। अब इसका अगर आपको रेशो पूछे तो आप निकाल दोगे, क्योंकि पावर आपको पता है 1400 किलोवाट है ना, पावर कितनी है 1400 किलोवाट, और पी का वॉट वी इंटू आई, तो इससे आप इसका आई निकालोगे, इसका आई आ जाएगा ना, क्योंकि जो यहाँ पे इनपुट है वही यहाँ पे आउटपुट होगा, इसका वोल्टेज पता है, इसका आई आ जाएगा, दिस क्लियर। और अगर ये पावर हाउस 440 वोल्ट पे पावर जनरेट कर रहा था,
इट वॉज जनरेटिंग पावर इट द वोल्टेज 440 वोल्ट्स। तो आप इसका ट्रांसफार्मर रेशियो अगर पूछा गया तो निकालोगे कि 7000 डिवाइड बाई 440 इज इक्वल व्हाट इनटू बाई n। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मुझे एक ऐसी चीज की जो आप कहीं मतलब याद ना हो, आपको लगा इट इज दिस, ये है कि आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आईई है दैट इक्वल्स व्हाट एप्सिलॉन इनटू डी फाई ई बाई dt। ये जो डी फाई ई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट करंट। और ध्यान रखना, जब वो लोग सर्किट में कैपेसिटर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो किसी भी मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होगी। मतलब कैपेसिटर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी उसकी वैल्यू किसी भी मोमेंट पे कंडक्शन करंट की इक्वल होगी। जब दोनों की मैक्सिमम होगी तो दोनों होंगे तो दोनों मैक्सिमम, जब दोनों एक जीरो होगा तो दोनों वो भी दूसरा भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से जो एम्पियर सर्किट लॉ आपका बन जाता है मॉडिफाइड, दैट बिकम्स ऑफ मी नॉट इनटू आई प्लस आई डी। कंडक्शन करंट के लिए क्या आप लिखते थे आई, अब यहाँ पे क्या होगा आई प्लस आई डी। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। इस तरीके से मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी ओवर वी। जब आप यहाँ पे सी ओवर वी करोगे तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन वी नॉट एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस दिस विल बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, और यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट रिलेटिव कांस्टेंट के। तो बच्चों इस रिलेशन को भी आप याद रखोगे। जैसे ये ना, सी की वैल्यू मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी, फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, दैट इज व्हाट सी ओवर वी। सो दैट बिकम्स म्यू आर इनटू के। ठीक है, मैंने देखा एक दो बार इसका क्वेश्चन पूछा गया। अब ईएम वेव में किसी भी मोमेंट पे जो एनर्जी होगी, मतलब हम लोग बात करें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, दैट विल इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इस रिलेशन को ध्यान से देखो बच्चों, जो ई है, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू दिस थिंग। और ये ध्यान रखना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस कि अगर मैं इसे ओवरऑल यू लिखूं, इसे यू ई लिखूं और इसे मैं यू बी लिखूं, तो आप कह सकते हो यू ई इज इक्वल व्हाट यू बाई टू, क्योंकि इन दोनों ये दोनों इक्वल है। तो इसे टू ई यू ई लिख सकते हो या टू यू बी लिख सकते हो। तो दैट इज व्हाट दिस इज यू बाई टू। अब एक चीज ध्यान देना, हम ईएम वेव में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए लिखते हैं इंस्टेंटेनियसली ई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टी एक्स। इज दैट क्लियर? आपको इससे पता लग रहा कि ये इसमें जो वेव है किस ओर जा रही है, पॉजिटिव एक्स की ओर। जैसे कि आप उसमें करते हो ना बिल्कुल प्रोग्रेसिव वे में, वेव किस ओर जा रही है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर है एक्स है तो वेव एक्स में जा रही है, दोनों टर्म के बीच में माइनस साइन है तो वेव निगेटिव, वेव किस ओर जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है। ई नॉट इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए ई नॉट इज व्हाट मैग्नीट्यूड। तो अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू डालूंगा कि जो एनर्जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मुझे ई नॉट के टर्म से निकालना, तो मैं इसे एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसकी एवरेज वैल्यू जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई एक्स। और आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में सीखा है और मैथमेटिकली भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए क्या होगी, हाफ। एक साइकिल के लिए क्या होगी, इट विल बी हाफ। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू डाल दूंगा और इस रिजल्ट को मैं ई नॉट के टर्म से लिखता हूं, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, दिस रिजल्ट बिकम हाफ, दिस विल बिकम हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट ई नॉट स्क्वायर बाई टू। मतलब मैंने इसकी एवरेज वैल्यू डाल दी, तो केवल कुछ नहीं किया, जो रिजल्ट दिया था यही रिजल्ट है, केवल मैंने ई की जगह क्या कर दिया, ई नॉट कर दिया। ई की जगह क्या करा, ई नॉट कर दिया। तो मैंने उसकी भी एवरेज वैल्यू ई नॉट की एवरेज वैल्यू ई नॉट, और जो साइंस के उसके ओमेगा टी माइनस के एक्स की एवरेज वैल्यू हाफ ये आ गई। सो दिस ऑल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। अच्छा, ई नॉट को कई बार वो लोग ई आरएमएस भी लिखते हैं, तो ई नॉट और ई आरएमएस का रिलेशन क्या होगा, ई आरएमएस के टर्म्स में अगर इस रिजल्ट को लिखना हो तो ई आरएमएस विल बी ई नॉट बाई रूट टू, इट विल बी व्हाट ई नॉट बाई रूट। तो अब यहाँ पे 1/4 ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर आ गया। ऐसे ही जब आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में करोगे
So 1/4 into what? B naught square upon V naught आ जाएगा। Is clear? So ये EMA में। अच्छा EMA में एक और चीज देखो, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है, उन्होंने बोला कि आपको मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकालनी। तो you know that E upon B is equal to what? C. तो दैट मीन्स कि B के लिए रिजल्ट निकालना होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, B के लिए होगा E नॉट बाई C साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे जैसे देखा इन्होंने E, ये मान लो है J कैप के राउंड है, सपोज दिस इज राउंड व्हाट J कैप, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो यू नो दैट ई बी और जिस ओर वेव प्रोपेगेट होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे आप बी का डायरेक्शन किस ओर होगा कैसे निकालोगे, ध्यान रखो, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी आपको वो डायरेक्शन देगा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होती है, ई क्रॉस बी। तो अब यहां से एक चीज तो कंफर्म है, वेव जा रही पॉजिटिव एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, हम वाई में तो पॉजिटिव वाई में लेंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगी या तो पॉजिटिव के में होगी या नेगेटिव के में, मैंने मानो पॉजिटिव के में लिया, तो मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक। अब ई क्रॉस बी से निकालोगे, ई पॉजिटिव वाई में क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक बी किस ओर आ गई, नेगेटिव जेड में आ गई। आप देखो ई पॉजिटिव वाई में, मैंने बी के राउंड टर्न करा, ई क्रॉस बी राइट हैंड से, ई क्रॉस बी, आई एम सॉरी, ई क्रॉस बी। अब ई इस ओर है और अगर बी मान लो ऊपर की ओर है पॉजिटिव के में, तो आप देखो ई क्रॉस बी और मेरा थंब किस ओर आया पॉजिटिव एक्स में, ठीक है ना, ई पॉजिटिव वाई में, मैंने मानो कि बी पॉजिटिव जेड में है, ई क्रॉस बी थंब किस ओर आया, ये आया एक्स के राउंड आया और इसी ओर वेव जा रही है, तो दैट मीन्स कि बी के लिए यहाँ पॉजिटिव किया है। तो आप इससे करके बी का डायरेक्शन निकालोगे कि किस ओर भी आएगा। अगर मान लो कि मेरे इससे मैच नहीं करता, जो मैंने कहा ना ई क्रॉस बी, मैंने बी लिया पॉजिटिव आई में, पॉजिटिव जेड में, तो मेरा थंब आ गया पॉजिटिव एक्स में। अगर मान लो कि मेरा थंब उस ओर नहीं आता जिस ओर वेव आ रही है, तो मैं बी को उसके ऑपोजिट ले लेते, ठीक है। सो ये स्टूडेंट जो मुझे बताना था कि ई वेव तक का पार्ट इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे आपको भेजूंगा, ये मुझे 2-3 वीडियो भेजनी पड़ेंगी इसमें कि पूरा का पूरा सारा ऐसा पार्ट कवर हो जाएगा। तो आपसे ठीक से नोटिसेबल पॉइंट को नोट कर लेना और ठीक से एक एक चीज को समझ लेना, राइट। अभी मैं ऐसी 2 वीडियोज और भेजूंगा।